नाकाम हुई चीन की नक्शे वाली साजिश, जो कि अरुणाचल प्रदेश भारत का था, है और रहेगा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! क्या है अरुणाचल प्रदेश में चीन के खिलाफ ऑपरेशन फाल्कन, जिसे सुनकर ड्रैगन के पसीने छूट जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राजपूत और आपका स्वागत है मेरे इस नए प्लेटफॉर्म फाइनल असॉल्ट बाय नीरज राजपूत में, जिसमें हम देश दुनिया की रक्षा, सुरक्षा और सामरिक मामलों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं। अपने पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि वर्ष 2017 में डोकलाम विवाद के बाद से ही यानी मोदी सरकार की चीन के खिलाफ नीति बिल्कुल साफ हो गई है। और ये नीति क्या है? नीति ये कि हिंदुस्तान अब पहले वाला भारत नहीं रहा है। सीमा विवाद चाहे पाकिस्तान से सटी एलओसी पर हो या फिर चीन के साथ एलएसी, भारत की जीरो टॉलरेंस नीति है। यानी भारत अब अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं खोएगा। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा से सटे भारत के किबुत्तु पहुंचे थे। अमित शाह का यह दौरा चीन के उस दावे के बाद हुआ था जिसमें चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के नाम बदलकर चीनी नाम दे दिए थे और साथ ही एक नक्शा भी जारी कर दिया था। कह सकते हैं कि एक तरह से इन जगहों को चीन ने अपना बताने की कोशिश की थी। चीन की इस हरकत के बाद अमित शाह ने ड्रैगन को दिल्ली से नहीं बल्कि सीधे अरुणाचल प्रदेश पहुंचकर ललकारा, वो भी चीन की सीमा से महज 1 किलोमीटर दूर से। अमित शाह ने चीन को दो टूक कह दिया कि चीन अब हमारी 1 इंच जमीन भी नहीं ले सकता है। अमित शाह ने यह भी कहा कि अब वो जमाना चला गया जब भारत की जमीन पर कोई भी कब्जा कर सकता था। आज सुई की नोक की बराबर भी जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। गृह मंत्री अमित शाह यही नहीं रुके। अमित शाह बोले, भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल नहीं उठा सकता है अब कोई भी। आईटीबीपी और सेना के जवानों के शौर्य के कारण कोई भी आंख उठाकर हमारी देश की सीमा को नहीं देख सकता। अमित शाह के इस बयान और एलएसी के दौरे से चीन तिलमिला उठा है। चीन ने अमित शाह का विरोध दर्ज कराने में तनिक भी देर नहीं की। चीन ने अमित शाह के दौरे को सीमा की शांति में खलल बता दिया। पर अरुणाचल प्रदेश में चीन आखिरकार क्यों दखलंदाजी करता है? 1962 के युद्ध में आखिर ऐसा क्या हुआ था कि चीन आज तक भौहें टेढ़ी करता रहता है? लेकिन 62 के युद्ध के बाद ये शायद पहली बार ऐसा हुआ कि भारत ने चीन को सीधे चीन के खिलाफ हुंकार भरी है। यानी कि चीन को अब अरुणाचल प्रदेश में मुंह की खानी पड़ी। बस यही आज मैं आपको फाइनल असॉल्ट में बताने जा रहा हूं। साथ ही ये भी बताऊंगा कि भारतीय सेना की तैयारियों के आगे आखिर अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत बनाने का चीन का सपना मुंगेरी लाल का हसीन सपना क्यों बनकर रह जाएगा। इसके साथ ही वहां की भौगोलिक परिस्थितियां क्या हैं और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि मैं खुद अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से लेकर टेंगा, जसवंतगढ़ से लेकर चीन से सटी एलएसी के तवांग और बुमला तक रिपोर्टिंग कर चुका हूं। सबसे पहले थोड़ी बात कर लेते हैं 1962 के युद्ध की, जिसके बारे में अधिकतर लोग काफी कुछ जानते हैं। इस युद्ध में भारत को मुंह की खानी पड़ी थी और चीन ने भारत से पूर्वी लद्दाख के अक्साई चीन को छीन लिया था। वही अक्साई चीन जिसके बारे में खुद अमित शाह ने वर्ष 2019 में कहा था कि हम इसको लिए जान भी दे देंगे। 1962 का युद्ध अरुणाचल प्रदेश में भी लड़ा गया था, लेकिन असम के तेजपुर तक घुसने के बावजूद चीनी सेना वापस लौट गई थी। हालांकि इस बारे में सही आज तक नहीं पता चल पाया कि चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश को खाली करके क्यों लौट गए थे, लेकिन जानकार ये मानते हैं कि चीनी सेना को अपनी सप्लाई लाइन में दिक्कत आ रही थी। चीनी सेना पूरे अरुणाचल प्रदेश को पार कर असम के मीसामारी तक तो पहुंच गई थी, लेकिन चीनी सैनिकों को खाना पीना और राशन तक पहुंचाने में खासी दिक्कत आ रही थी। इसके अलावा युद्ध के वक्त चीन के एक बड़े हिस्से में अकाल आया हुआ था, इसलिए भी चीन के लिए युद्ध को लंबा खींचना मुश्किल हो रहा था। भारत 1962 के युद्ध में इसलिए भी चीन से हार गया था क्योंकि आज़ादी के बाद भारतीय सेना के आधुनिकीकरण पर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया था। लड़ाई के वक्त यानी कि 1962 के युद्ध के वक्त सैनिकों के पास अच्छी यूनिफॉर्म और बूट्स तक नहीं थे, हथियार भी नहीं थे। उन्हें 303 से इस जंग में चीनी सेना के खिलाफ लड़ना पड़ा था। युद्ध के मैदान में कैनवास शूज पहनकर यानी पीटी शूज पहनकर लड़ना पड़ा था। सेना में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण योग्य और कुशल मिलिट्री कमांडर्स को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता था। युद्ध में तोप और वायुसेना का इस्तेमाल न करना भी भारत को भारी पड़ा था। हार के इन कांडों के बावजूद भारतीय सेना ने कई लड़ाइयों में चीनी सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। इन्हीं में से एक थी बैटल ऑफ वालोंग,
जो किबिथु सेक्टर में ही लड़ी गई थी। 10 अप्रैल को जब गृह मंत्री अमित शाह किबिथु पहुंचे तो उन्होंने बालोंग स्थित वॉर मेमोरियल पर वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने आईटीबीपी की बॉर्डर आउटपोस्ट से चीन की सीमा और पीएलए सेना की छावनी और निर्माण कार्यों का भी दूरबीन से जायजा लिया। अब सवाल ये है कि चीन अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत क्यों मानता है? ये इसलिए क्योंकि 1962 के युद्ध से पहले जब चीन ने गैर कानूनी तौर से तिब्बत पर कब्जा किया था तो तिब्बत की कुछ प्रजातियों ने भागकर अरुणाचल प्रदेश में शरण ले ली थी। बस तभी से चीन की गिद्ध वाली नजर अरुणाचल प्रदेश में भी लगी रहती है और भारत के इस अभिन्न अंग को जंगनान यानी दक्षिण तिब्बत के नाम से बुलाता है। पिछले हफ्ते ही चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों की चीनी नाम वाली एक लिस्ट जारी की। हालांकि चीन ऐसी हरकतें पहले भी कर चुका है 2017 में, 21 में भी, लेकिन इस बार चीनी लिस्ट जारी करने के पीछे एक खास वजह है और वो वजह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो है G20 की अरुणाचल प्रदेश में बैठक। दरअसल इस साल भारत दुनिया के विकसित और विकासशील देशों के समूह G20 की अगुवाई कर रहा है। इसके तहत कई दर्जन मीटिंग जो है और कॉन्फ्रेंस भारत में हो रही है, जिसमें इस समूह के देशों के डेलीगेट, मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हिस्सा ले रहे हैं। इन सभी बैठकों को भारत राजधानी दिल्ली में ना कराकर अलग अलग शहरों में और अलग अलग राज्यों में आयोजित करा है। इसी कड़ी में एक बैठक अरुणाचल प्रदेश में भी हुई, यानी मार्च के महीने में हुई। ठीक वैसे ही जैसे G20 की कुछ सम्मेलन जो है वो जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में भी हो रहे हैं। बस यही चीन को गवारा नहीं था और चीन तमतमा गया और ये चीनी लिस्ट जारी कर दी। चीन इसलिए भी तिलमिलाया हुआ है क्योंकि कुछ महीने पहले ही अमेरिका ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग मानकर एक वेबसाइट लॉन्च कर दी थी। इसके अलावा चीन की बौखलाहट का एक और बड़ा कारण है। वो कारण ये है कि भारत अब अरुणाचल प्रदेश सहित पूरी एलएसी पर बेहद मजबूत हो चुका है। 1962 के युद्ध के कई सालों बाद था कि भारत जब एलएसी पर कोई निर्माण कार्य करता था तो चीन की पीएलए सेना लाउड स्पीकर पर 1962 के युद्ध जैसा हाल करने की धमकी देती थी। चीन का खौफ इतना था कि भारत के प्रधानमंत्री तो दूर, मंत्री तक भी अरुणाचल प्रदेश में जाने से कतराते थे। बस इसी से चीन के हौसले बढ़ते गए। लेकिन आज का भारत 1962 का भारत नहीं रहा है। हाल ही में जब अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सेना ने भारत की सीमा चौकियों पर हमला किया तो भारतीय सैनिकों ने न केवल चीनी सैनिकों को वहां से खदेड़ दिया बल्कि उनकी जमकर पिटाई भी लगाई। उसी दौरान चीनी सैनिकों की पिटाई का एक वीडियो भी वायरल हुआ जो सभी ने देखा है, जो ये दर्शाता है कि अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना चीन की पीएलए सेना पर 20 साबित हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में लगातार अपनी स्थिति बेहद मजबूत की है। चीन की काली नजर के चलते भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में अपनी ताकत को धीरे धीरे कर बढ़ाना शुरू किया। इसकी शुरुआत हुई 80 के दशक में जब भारतीय सेना की कमान जनरल के सुंदर जी के हाथों में थी। वही जनरल के सुंदर जी जिन्हें जनरल बिपिन रावत और फील्ड मार्शल मानेकशॉ की तरह ही भारत के सबसे बेहतरीन मिलिट्री कमांडरों की गिनती में शुमार किया जाता है। हमेशा की तरह चीन की पीएलए सेना ने अरुणाचल प्रदेश के सुमद्रांगशु में जमीन हथियाने की कोशिश की थी। ये 1986 की बात है। जनरल सुंदर जी ने पहले चीन के खिलाफ ऑपरेशन फाल्कन छेड़ा और फिर चेकर बोर्ड एक्सरसाइज कर चीन को बातचीत के लिए घुटनों पर ला दिया। 1962 के युद्ध के बाद यह पहली बार था कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच फ्लैग मीटिंग हुई थी। एक साल बाद ही भारत ने अरुणाचल प्रदेश को अलग राज्य घोषित कर दिया और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कर सीमा विवाद सुलझाने की चीन के साथ पहल की थी। इस घटना के बाद से ही भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में जो अपनी सैन्य शक्ति है वो बढ़ानी शुरू की। आलम यह है कि अब अरुणाचल प्रदेश से सटी करीब 1100 किलोमीटर लंबी जो एलएसी है चीन से, वहां पर भारत की अब दो कोर तैनात रहती हैं। एक कोर का मुख्यालय असम के तेजपुर में है तो दूसरा है नागालैंड के दीमापुर में। किबिथु इसी दीमापुर कोर यानी 3 कोर के अंतर्गत आता है। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि एक कोर के अंतर्गत करीब 30 से 40 हजार सैनिक होते हैं। अरुणाचल प्रदेश के लिए और सिक्किम के साथ साथ इस सीमा पर एक स्ट्राइक कोर भी हमेशा रिजर्व में रहती है, जिसे ब्रह्मास्त्र या फिर 17 माउंटेन कोर का नाम भी दिया जाता है। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक वेपन्स की तैनाती की खबरें भी लगातार अरुणाचल प्रदेश से आती रहती हैं। साथ ही आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की भी बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनाती रहती है। 10 अप्रैल को जब गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश पहुंचे थे तो खास तौर से आईटीबीपी की पोस्ट में गए और हिमवीरों से खास मुलाकात की।
और शायद यही वजह रही कि वर्ष 2020 में जब भारत और चीन के बीच गलवान घाटी की लड़ाई हुई और पूर्वी लद्दाख में तनातनी बढ़ी तो चीन ने इस सेक्टर में कोई हरकत नहीं की। हाँ, चीन ने LAC के करीब जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है। LAC के बुमला तक हाईवे और डोकलाम की तरह ही मिलिट्री विलेज यहाँ पर यानी अरुणाचल प्रदेश में बना लिए हैं। लेकिन पिछले 5-6 साल में भारत की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने भी अरुणाचल प्रदेश में ऑल वेदर रोड से लेकर टनल और दूसरा डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। BRO का दावा है कि अब LAC पर भारत का निर्माण कार्य लगभग चीन की बराबर हो चुका है। ऐसे में अब आप समझ सकते हैं कि अगर गृह मंत्री अमित शाह ने चीन को सुई की बराबर जमीन न देने का ऐलान किया है तो वो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। आपको मेरा यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी टिप्पणी करें। साथ ही मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें। और हाँ, अगर आपको मेरे से कोई सवाल पूछना है तो जरूर पूछें, कमेंट बॉक्स में जाकर पूछें। मैं उस सवाल का जवाब जरूर दूंगा, बशर्ते कि वो सवाल या जानकारी देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज़ ना करता हो।